दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। तो एनटीपीसी के बेस्ट 300 क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यूज यानी कि 2021 के सभी 133 शिफ्ट के बेस्ट क्वेश्चंस के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं छुक छुक सीरीज में। कल कई बच्चों के कमेंट आए कि सर 300 क्वेश्चन बहुत कम है, इन क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा कर दीजिए। तो मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन की संख्या लगभग 1000 से ऊपर ही जाएगी। पूछिए कैसे, तो वो ऐसे जाएगी कि 300 क्वेश्चन तो इसमें आपको मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप पर, ठीक है। डेली सोल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। प्लस दूसरी चीज, जो चैप्टर वाइज में कराऊंगा ना, उसमें कंप्लीट एनटीपीसी के मद्देनजर सारे के सारे चैप्टर कवर करूंगा, तो उसके क्वेश्चन जोड़ लीजिए। साथ ही साथ 10 एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, तो 300 क्वेश्चन उसके भी होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 1000 से ऊपर तो वैसे भी जाने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्लास आपको दिख रही होगी, अच्छे से हो रही होगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूं कि अभी आप एनटीपीसी के कंप्लीट फाउंडेशन बैच में एक अफोर्डेबल प्राइस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच कंप्लीट एनटीपीसी फाउंडेशन यानी एनटीपीसी स्पेशल बैच है, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में इसे आप अवेल कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन मैथ बाय अनुराग दीक्षित थे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप इसे प्ले स्टोर से मैथ बाय अनुराग दीक्षित डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें आपको 2 साल की वारंटी, 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। यानी जो वैलिडिटी होगी वो 1-1.5 साल की नहीं है, पूरे के पूरे 2 साल यानी 24 महीने की कंप्लीट वैलिडिटी मिलेगी, 24 मंथ। और जो इसकी पीडीएफ होगी वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहीं पर नीचे। तो इसकी सोल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि पीडीएफ नहीं मिलेगी। कई बच्चों के सवाल आते हैं। किसी भी प्रकार की अदर इंक्वायरी के लिए, कंप्लीट फाउंडेशन बैच या अन्य चीजों के लिए, आप मुझे मेरे सपोर्ट के नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे सपोर्ट का जो नंबर है वो है 8574389172। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैच यहां तक हो गया। और कल हम लोगों ने 22 तक के क्वेश्चंस को पढ़ लिया था। कल पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास। आज हम उसके आगे से क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। कहता है कि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान √2 है, तो साइन क्यूब थीटा और कोसेक क्यूब थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए, ये सवाल तो ट्रिग्नोमेट्री का है, क्योंकि एनटीपीसी में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भर भर के पूछे जाते हैं। अच्छा खासा वेटेज होता है, ठीक है। अब अगर मैं इस सवाल को बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को अलजेब्रा से किया जा सकता है, तो आपके मन में आएगा, अरे ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स को क्या मान लेता हूं, अगर मैंने साइन एक्स को एक्स मान लिया, साइन थीटा को एक्स मान लिया, तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। यानी कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, करेक्ट है। और इसका मान हमारे पास √2 के बराबर में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है साइन क्यूब थीटा, तो साइन को तो आप x मान चुके हो, तो साइन क्यूब थीटा का मतलब x क्यूब, और कोसेक क्यूब थीटा का मतलब 1/x क्यूब, तो 1/x क्यूब हो जाएगा। यानी इसका मान आपको चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त, ये बात आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि ये बात आपने पढ़ रखी है कि अगर x माइनस 1/x बराबर हमारे पास कुछ दिया होता है वैल्यू, जैसे क्या वैल्यू दी है यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए n का मान दिया है, और आपसे अगर ये पूछ ले कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा कि n क्यूब प्लस 3/n होता है। ये आपको याद होगा ना। तो बस यही काम करना है कि अगर आपको इसका मान चाहिए तो यहाँ पर √2 का क्यूब करेंगे और साथ में क्या जोड़ेंगे, 3 × √2 को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम √2 का क्यूब करते हैं तो ये 2√2 हो जाता है, और साथ ही में अगर हम इसमें 3√2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो उत्तर मिलेगा हमारा, वो क्या मिल जाएगा, 5√2 अपना आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका और राइट आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए हैं सभी लोग। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। कहता है दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 60 और 420 है। पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 60 होगा, तो दूसरी संख्या क्या है। अब एक बात समझना, आपने कई बार ये बात पढ़ी है कि दो संख्याओं के HCF और उनके LCM का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, करेक्ट है। ये इसका फंडामेंटल का, ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या जो है, पहली हो या दूसरी हो, अगर उसको मैं 2 से डिवाइड करूं और भागफल 60 आ जाए, तो 60 दूनी 120, यानी एक संख्या जो होगी वो 120 हो जाएगी। आप बोलेंगे हाँ सर,
अब जैसे ही एक संख्या आ गई 120, तो दूसरी संख्या का पता लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि HCF 60 दिया है, LCM 420 दिया है। अब इसमें से एक संख्या आपके पास 120 आ चुकी है, तो दूसरी संख्या तो बड़े आसानी से आएगी ना भाई। इस 60 दूनी 120 हो जाएगा, और 2 से इसको काट लेंगे 210 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या 210 हो जाएगी, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, एक बात और समझिए, वैसे इतना करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के लिखावट की जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद आप एक चीज को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं भाई? HCF और LCM का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमें कोई पहली संख्या लेनी है तो वो भी होगी HCF इंटू, मान लीजिए पहली संख्या ये होगी, और अगर दूसरी संख्या लेनी है तो उसमें भी HCF का गुणा होगा, HCF इंटू B होगी। अगर हमें तीसरी संख्या लेनी है तो वो भी हमारा HCF इंटू C होगी, या चौथी संख्या लेनी है तो HCF इंटू D होगी। लेकिन सब में HCF तो होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि संख्या कोई भी हो, वो संख्या HCF का तो गुणनफल होगी ही, HCF का तो मल्टीपल होगी ही। और यहाँ पे HCF हमारे पास दे रखा है 60 है। क्या दे रखा है? HCF 60 दे रखा है। करेक्ट? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब इस 60 का मतलब क्या हो जाएगा? 60 का मतलब ये हो जाएगा कि वो संख्या 3 का मल्टीपल होगी, क्योंकि 60 3 का मल्टीपल होता है तो संख्या भी 3 का मल्टीपल होगी। अब 3 का मल्टीपल ये नहीं था, ये नहीं था, तो दो गलत ऑप्शन तो हमारे पास से बड़ी आसानी से निकल सकते थे। सवाल की कैलकुलेशन कठिन नहीं है, लेकिन एक जो तरीका सोचने का होना चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है। अब या तो एक संख्या होती ये, और या तो ये संख्या होती ये तो होता। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर यहाँ पर हमारे पास एक संख्या 120 होती और दूसरी संख्या 150 होती, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता, इन दोनों का जो गुणनफल होता वो कभी भी 420 और 60 के गुणनफल के बराबर में नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता, सिर्फ एक ऑप्शन बचता। लिखावट की जरूरत नहीं थी। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है जब आप पढ़ते हो तभी। बाकी रणभूमि में युद्ध के कौशल दिखाए जाते हैं, उनको सीखा नहीं जाता है। ठीक है ना? तो आप युद्ध के कौशल जो है ना, मतलब पढ़ाई के जो कौशल हैं, ये आप पढ़ते समय सीखिए। जब कुछ चीजें समझ रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां पे युद्ध के कौशल दिखाने चाहिए। ये आपको अगर यहाँ नहीं आता है तो फिर मामला गड़बड़ होगा। अगला सवाल देखिए, 26, 44, 56, 104 में से प्रत्येक में से कितना घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शेष समानुपात में है? तो तरीके बहुत सारे हैं। जैसे हमारे पास 26 एक संख्या दी थी, एक संख्या 44 दी थी, तीसरी संख्या हमारे पास 56 दी थी, और चौथी संख्या दी थी 104। अब पहला तरीका क्या है, शॉर्ट मेथड, वो क्या है कि हम दो दो नंबर के पेयर ले लेते हैं। इनका जो अंतर होगा 18, जैसे वो यहाँ पे लिख लिया, और इनका जो अंतर होगा हमारे पास कितना होगा, 56 4 60, 44 4 48 अंतर होगा इसका, वो हमने यहाँ लिख लिया। यानी दोनों पेयर के अंतर लिखने के बाद अब इनका अनुपात लेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 6 8 48 हो जाएगा। यानी रेशियो क्या मिल गया, 3 और 8 का। करेक्ट? अब ये जो रेशियो मिला आपको 3 और 8 का, इसमें दूसरे वाले रेशियो का पहले के पहले हिस्से में गुणा करेंगे, और पहले वाले रेशियो का दूसरे के पहले में गुणा करेंगे। तो एक तरफ आपके पास क्या आएगा, एक तरफ आएगा आपके पास 26 गुणे 8, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ आएगा आपके पास 56 गुणे 3, 56 गुणे 3 करते हैं तो 168 हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। और 26 गुणे 8 करेंगे तो 8 छंग 48, और 8 दूनी 16, 208 होगा। कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। ये जो आया है, इन दोनों का अंतर लेंगे, 208 और 168 का जब अंतर लेंगे तो आपको ये पता चलेगा ये अंतर तो 40 के बराबर आ रहा है। अब इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, जो रेशियो आए थे ना आपके पास, इनके अंतर से इसको घटा भाग दे देंगे, तो इसका अंतर 5, 5 से इसको भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी हमारे पास वो संख्या जो पूछी गई थी घटाए जाने वाली, वो संख्या क्या होगी, 8 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अब इसी सवाल को अगर मैं इस शॉर्ट ट्रिक से ना करूं, बिना किसी उसके कर लूं, तो कैसे करूंगा देखना जरा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे एक सिंपल सा काम करने के लिए कह रहा हूं। जैसे अगर मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन उठाता, तो पहले ऑप्शन को अगर 26 में घटाते तो 20 आता, इसको इसमें घटाते तो 38 आता, 6 इसमें घटाते तो 50 आता, और यहां से 6 इसमें घटाते तो 98 आता। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो रेशियो 20 और 38 का दिखाई दे रहा, क्या वही रेशियो आपको 50 और 98 का दिखाई देगा? तो आप बोलोगे नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि 20 और 38 का रेशियो 10 और 19 बनेगा, जबकि इसका रेशियो 25 और 49 बनेगा। तो ये रेशियो अलग अलग हो गए, तो आप बोलोगे 6 घटाने पर ये संख्याएं समानुपात में नहीं हो सकती, काम खत्म इसका। अब आइए, अगर मैं 9 घटा लेता हूं तो 26 में 9 घटाऊंगा तो अपने पास 17 आएगा, 44 में 9 घटाएंगे तो 35 आएगा। 17 और 35 का रेशियो यहां से मिलना चाहिए। 56 में 9 घटाएंगे तो हमारे पास 47 आएगा, और 104 में 9 घटाएंगे तो 95 आएगा। क्या इन दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो कभी यहां से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। पूछिए, क्योंकि उन 17 और 47 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, कटने नहीं वाली हैं। तो जब ये रेशियो बराबर नहीं आए तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब मानिए मैं 8 घटाता हूं तो 26 में से 8 घटाएंगे 18 आएगा, 44 में से 8 घटाएंगे अपने पास 36 आ जाएगा, 56 में से 8 घटाएंगे 48 आएगा, और 104 में से 8 घटाएंगे तो 96 आएगा। अब देखो 18 और 36 का जो रेशियो आएगा 1 और 2 का, वही रेशियो 48 और 96 का भी आएगा 1 और 2 का। तो जब ये रेशियो बराबर हो गए तो हम ये कहते हैं ना कि ये दोनों समानुपात में होंगे। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ये बनेगा। अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया है 4 में से 3 ऑप्शन गलत होने पर बचे हुए का सही होना उसकी मजबूरी होती है। क्लियर है बात? एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड की कार्य क्षमता एक्स से 5/2 गुनी है, मतलब जेड एक्स से 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। 5/2 का मतलब 2.5 गुना। एक साथ काम करते हुए एक्स वाई और जेड उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? देखो 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60, यानी हमारे पास टोटल वर्क तो 60 है। 15 चौको 60 ये हो गया, 20 तिहाई 60 ये हो गया। अब हमें ये समझ में आ गया कि x की कार्य क्षमता 4 यूनिट है, y की कार्य क्षमता 3 यूनिट है। क्लियर है? ये बोला था z की कार्य क्षमता x से 5/2 गुनी है, यानी 2.5 गुनी। तो अगर हम z की कार्य क्षमता लिखे यहाँ पर तो 4 का 2.5 गुना करना पड़ेगा, और 4 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी z की क्षमता हो गई 10। अब अगर ये तीनों मिलकर काम करें कितना? 60 यूनिट, तो काम कितना होगा एक दिन में? 10 4 14 और 3 17, यानी कि 60 यूनिट काम को अगर तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 17 के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 17 कहीं 51, 9 बचेगा, तो 3 सही 9/17 इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 3 सही 9/17 ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास लिखा हुआ है। कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे सवाल भी आपको मिलेंगे। अब ये समझिए कि ये एग्जाम में आया हुआ बोनस सवाल था, ना इसमें ज्यादा समय लगना है ना बहुत कैलकुलेशन है। और ये ऐसे सवाल जो होते हैं ना, एग्जामिनर क्यों रखता है ऐसे सवाल कि आप कम समय में कर पाए, स्कोर बढ़ा पाए। इसलिए तो मैं मैथ को हमेशा ये बोलता हूं कि मैथ हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप पूरे में से पूरे कर सकते हैं, बस आपने सही ढंग से चीजें पढ़ी हुई हो। और इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि 99 वाले एनटीपीसी के कंप्लीट फाउंडेशन बैच अर्थमेटिक और एडवांस, जिसमें 2 साल की वैलिडिटी है, कुछ जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल प्राइस है 99। इससे कम प्राइस में आपको मिलेगा नहीं, और ये भी कुछ समय तक रहेगा, इसके बाद इसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, चलिए 11 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? अब इस बात को समझना, जब भी न्यूनतम मान पूछ रहा है ऐसी कंडीशन में। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि जैसे ये हमारे पास 11 sin स्क्वायर थीटा लिखा था, इसको मैं एज इट इज यहीं पर लिखा रहने देता हूं। इसको ये जो 12 cos स्क्वायर थीटा था, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 12, और cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से समझना। तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर होगा 12 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट है मेरी बात? हो जाएगा ना? आप बोलोगे हाँ सब हो जाएगा। अब 11 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या देगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा देगा, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर जो 12 है ये तो बना रहेगा ना। तो हमारे पास जो समीकरण था, ये वाला समीकरण, वो किस फॉर्मेट में आ गया? वो आ गया 12 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। करेक्ट। अब इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो एक चीज को ध्यान रखो कि साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अब अगर इस पूरे व्यंजक का आपको मिनिमम मान निकालना है, ये पूरा आपको मिनिमम करना है, तो इसका मतलब जब आप इतने हिस्से को साइन स्क्वायर थीटा को मैक्सिमम करोगे, अधिक से अधिक जब यहां घटाओगे,
मान लो जैसे मैं यहाँ 1 घटाता तो ये 11 आता, 2 घटाता तो ये 10 हो जाता, 3 घटाता तो ये 9 हो जाता। मतलब ये जितना अधिक होगा व्यंजक उतना कम होगा, यही तो बात है। तो इसका मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें यहाँ रखनी पड़ेगी ताकि हम व्यंजक को मिनिमाइज कर सकें। और साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है। तो 12 में से 1 घटा लेंगे तो इस पूरे व्यंजक की जो न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका जवाब हो जाएगा। मैं आप सभी को फिर से बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिए मेरी बात। ट्रिग्नोमेट्री एनटीपीसी के सीबीटी 1 में भी अच्छे से पूछी जाएगी, सीबीटी 2 में भी अच्छे से पूछी जाएगी और अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जिसमें ये एक बहुत सही क्वेश्चन है। चलिए जी, 22 प्लस 8√6 की पावर 1/2 है, इसका मान बताना है। मतलब अल्टीमेटली 1/2 का मतलब इसका वर्गमूल लेना है। ये आपसे ये कह रहा है कि 22 प्लस 8√6 इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है ऐसी स्थिति में जब आपको वर्गमूल निकालना होता है तो या तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म बनती है या -2ab की फॉर्म बनती है। इतना ही होता है, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं होता। किसी भी संख्या का वर्ग या तो a² प्लस b² प्लस 2ab होगा या तो a² प्लस b² -2ab होगा। तो वर्गमूल भी ऐसे निकालेंगे। यानी हमें इस वाले हिस्से को, इसके इस हिस्से को 2ab की फॉर्मेट में ब्रेक करना है। तो हमने कहा चलो भाई ब्रेक कर लेते हैं। ये 22 की जगह 22 रखा रहने दिया। अब इसको हमने 2 लिखा इंटू 4 लिखा इंटू √6 लिख दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन ये 2ab की फॉर्म में ब्रेक हो गया। अब 2ab से पहले a² प्लस b² होता है, तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई ये a होना चाहिए, ये b होना चाहिए। अब a का मतलब a² करेंगे तो 16 होगा और b² करेंगे तो 6 होगा। इन दोनों का जो योगफल है पहले लिखी संख्या के बराबर आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर आ तो रहा है। तो इसका मतलब 100% तय हो गया कि ये जो संख्या लिखी है ये हमारे पास क्या लिखा है, 4 प्लस √6 का होल स्क्वायर लिखा है। अब होल स्क्वायर से अगर ये खत्म होगा ऊपर का स्क्वायर रूट तो 4 प्लस √6 अपना आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। और 4 प्लस √6 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। वर्गमूल कैसे निकालना है ऐसे करणी का क्लियर है? क्लियर है ना भाई? अरे वाह, ये क्या है? तो अधूरा सवाल है, छोड़ दीजिए अधूरा है तो अगले पर आइए। 30वें पर कह रहा ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपए और 16,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी करी और 3 माह के बाद सी 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो गया। 4,350 रुपए के छमाही, वाह मेरे दोस्त लिखने वाले को देखो, उसको छा लिखना नहीं आ रहा होगा तो 6 लिख के माही लिख दिया। छमाही लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का क्वेश्चन है, समझ लेना। 3 लोग हैं ए बी और सी, गौर करिएगा। ए का निवेश 20,000 है, बी का निवेश 16,000 है और सी का निवेश 15,000 है। तो इन तीनों में से जो 3 जीरो लेके घूम रहे हैं ना ये तीनों अपने साथ, इनको मैं हटा देता हूं, खत्म कर दूं। अब ए का निवेश मैं देख रहा हूं 20 है, बी का निवेश हमारे पास 16 है और सी का निवेश हमारे पास 15 है। अच्छा एक बात याद रखना हमेशा भी पार्टनरशिप में कि जब कभी भी पार्टनरशिप में लाभ का बंटवारा होता है तो लाभ हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यानी कि पूंजी गुणे समय के अनुपात में बांटा जाता है। तो हमने पूंजी का तो रेशियो लिख लिया, अब समय का भी तो लिखेंगे। टोटल 6 माह के बाद लाभ मिला है तो इसने पूरा पैसा 6 महीने के लिए लगा रखा होगा, इसका पूरा पैसा 6 महीने के लिए लगा रखा होगा। लेकिन जब हम सी की बात करेंगे तो सी तो 3 महीने के बाद आया है, तो 3 महीने के बाद आया है तो इसका मतलब इसका पैसा तो सिर्फ 3 महीने के लिए लगा होगा बस, है ना। अच्छा 20 गुणे 6 120, 16 गुणे 6 96 और 15 गुणे 3 45, यानी कि ये इनके लाभ के बंटवारे हो गए कि 120 96 और 45 के रेशियो में ये लाभ बांटे जाएंगे। आप चाहो तो 3 से काट के और छोटा कर लो, 3 से काटने पर ये 40 हो जाएगा, 3 से काटने पर ये 32 हो जाएगा और 3 से काटने पर ये 15 हो जाएगा, करेक्ट। हाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं 40 32 और 15, ठीक है 40 32 और 15 ये लिख दिया मैंने डायरेक्टली, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को।
40, 32 और 15, इस रेशियो में आपका बंटवारा होगा। 40, 32, 72, 72 और 15 87। और ये जो 87 है ना टोटल, इसमें हमको बी का मान निकालना है, यानी 32 का मान निकालना है। टोटल लाभ बना 87 में, और उसमें 32 का मान निकालना है, जबकि टोटल लाभ हमारे पास दिया था 4350। अब इसको सॉल्व करके आपको आपके आंसर तक पहुंचना है। क्लियर है मेरी बात? इसको सॉल्व करके आपको आपके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक बात और समझिएगा, अब आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो अगर आपका मन पड़े, ठीक? नहीं तो एक काम आप ये कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत विनम्रता के साथ इस चीज को समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई संख्या 32 से डिवाइड हो रही तो वो संख्या 8 से तो डिवाइड होगी ना, 8 चौको 32 होता है। या मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई संख्या 32 से डिवाइड हो रही तो संख्या 16 से तो डिवाइड होगी ना, और 16 से विभाजकता का नियम ये होता है कि 4 अंक 16 से डिवाइड होने चाहिए लास्ट। तो इसके चारों अंक 16 से डिवाइड हो रहे हैं, 16 एकम 16 हो रहे हैं सर। इसके चारों अंक 16 से डिवाइड हो रहे हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 हो रहे हैं सर। इसके 16 से डिवाइड हो रहे हैं, इसके 16 से डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे। तीनों ऑप्शन ऐसे मिले जिसके अंक 16 से डिवाइड हो रहा है। अब अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि 3 ऑप्शन मिल गए तो फिर एक ही रास्ता बचता है कैलकुलेशन का, जो कि आपको करनी पड़ेगी। तो मुझे यहां पर लग रहा है ये कुछ दशमलव में आएगा, और दशमलव में आने के बाद उसे लगभग में जब आप लिखोगे ना तो हम इन ऑप्शन में से किसी के करीब आएंगे। 2000 और 1600 तो एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये तो मैं कंफर्म कह रहा हूं। 2000 और 1600 तो एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं होंगे। हमारा आंसर लगभग फिर ये हो जाना चाहिए। आप करके देखिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर कि सर आप सही थे या नहीं थे। मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसकी कैलकुलेशन कभी भी 1600 एग्जैक्ट या 2000 के आसपास तो नहीं पहुंचने वाली, ये तो मुझे दिख रहा है। बाकी आप लोग मुझे बताना करने के बाद कि क्या मैं सही हूं या सही नहीं हूं। और एक मोटा मोटा अगर हम अंदाजा लेके चले, इसको मैं मान लेता हूं कि 4400 लिखा है, और ये मान लेता हूं कि 80 लिखा है, या ये मान लेता हूं कि ये 4500 हो, ये 90 मान लो। तो 90 से 4500 को काटोगे 50 बार, 50 गुणे 32 करोगे तो 1600 से ऊपर आएंगे और इसी के आसपास रहेंगे। तो 100% मैं अब ये श्योर होकर कह सकता हूं कि आंसर यही होना चाहिए। सवाल नंबर नेक्स्ट, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो किसी भी डेटा की माध्यिका को ज्ञात करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले उसके क्रम को आरोही या अवरोही में बनाना पड़ता है। फिर ये देखेंगे कि इसमें टोटल कितने पद हैं, तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8 पद है। 8 पद होने का मतलब जो माध्यिका होगी वो कौन सी माध्यिका होगी, 5वां पद होगी भाई। 8 का मतलब n बराबर 8 आया, तो ये एक सम संख्या है। और जब पदों की संख्या एक सम संख्या होती है तो उसमें माध्यिका क्या होती है, माध्यिका के लिए फॉर्मूला, हालांकि आप लोग अभी भी फॉर्मूले का ही यूज करते हो, उसमें फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है 1 n/2 प्लस 1वां पद प्लस n/2वां पद, n/2वां पद बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा जब सम होगा। तो 8 पदों में अगर हमें माध्यिका लेनी है तो चौथा और 5वां, भाई 8 पदों का मतलब हम 3 पद इधर से छोड़ेंगे, 3 पद इधर से छोड़ देंगे, 8 ही पद तो है। सॉरी 4 इधर से ले लेंगे, 4 इधर से ले लेंगे, और इनके बीच में जो पद होंगे उसको माध्यिका के रूप में देखेंगे, लेकिन आरोही क्रम में लगाने के बाद, छोटे से बड़े के क्रम में लगाने के बाद। अब मान लीजिए कि यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से आएगा 5वां पद और यहां से आएगा चौथा पद, और जो ये 2 पद आएंगे उसको बटे 2 करना होगा, है ना, आरोही क्रम में लगाने के बाद। तो हम इतना फॉर्मूला वहां क्यों लिखेंगे, अब सिर्फ इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। पहले नंबर पे क्या आएगा, 7 आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, 8 आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, 8 के बाद 11 आएगा, चौथे पे क्या आएगा, चौथे पे 12 आएगा, 5वें पे क्या आएगा, 12 के बाद 13 आएगा। तो हमें चौथा और 5वां ही पद तो चाहिए था, और हमें कोई पद चाहिए ही नहीं। तो चौथा पद 12 है, 5वां पद 13 है, दोनों को जोड़ेंगे 25 बटे 2 करेंगे तो 12.5 इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो ना फॉर्मूला लिखना होता है ऐसे प्रश्नों में, ना कुछ करना होता है, बस सावधानी किसमें रखनी होती है कि जब आरोही और अवरोही में आप लिख रहे हो तो उस पर ध्यान रखना होता है। बाकी हमें नहीं लगता है कि इसमें शायद ही पेन चलाने की जरूरत पड़े, ये ऐसा सवाल होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट पर आता है।
20,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अब आप समझिए कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो होता है 2 और 1, और 20,000 का अगर मैं 8% लिखूंगा तो 1600 आएगा, यानी पहले साल में 1600 ब्याज मिलेगा। फिर 1600 का अगर 8% लेंगे तो 1600 का 8%, 16 8 128 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करना, इन दोनों का गुणा करना और जोड़ देना, तो हमें यह समझ में आएगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास इकाई की तरफ तो 8 आने वाला है, और इकाई में 8 एक ही ऑप्शन में है जो कि 3328 में। भाई 16 दूनी 3200 हो गया, और 128 एकम 128 हो गया। तो अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा, 3328 ही तो आएगा। ये भी बोनस क्वेश्चन है, पेन चलाने की आवश्यकता थी नहीं, सिंपल क्वेश्चन ही था। नहीं लगता है मुझे कि इसमें कोई पेन वेन चलाना चाहिए या लिखने की जरूरत है या कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, अगले सवाल पर। अगला सवाल भाई साहब हमसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 6 दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 2 दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। आप इसको फॉर्मूले से लगा सकते हैं, प्लस बिना फॉर्मूले के भी लगा सकते हैं। कैसे, दोनों ही तरीके समझाता हूं, दिखाता हूं, बताता हूं। देखो, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास, अगर मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान चाहिए तो हमारे पास डायरेक्टली अगर ये दिया हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का फॉर्मूले का क्या होता है, आप बोलेंगे ये फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब वैल्यू रखनी है आपको, तो खटाखट से वैल्यू रख लेते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास 2 दिया है, और बटे में अगर आप 2 लिखेंगे तो 36 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 34, और 34 बटे 2 का मतलब 17 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम इस सवाल को बिना फॉर्मूले के करने का प्रयास करें तो बिना फॉर्मूले के कैसे होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर हमारे पास एक समीकरण 3 वेरिएबल का ये दिया हुआ है और एक समीकरण 3 वेरिएबल का ये दिया हुआ है, यानी 3 वेरिएबल पर 2 समीकरण दिए हुए। तो अगर 3 वेरिएबल के 2 समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं तो 2 को तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना, 2 को हम कुछ भी मान लेते हैं। और अगर 2 को कुछ भी मान लेंगे और उसके हिसाब से ये चेक करें तो ये हमारे पास आना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं, 3 वेरिएबल का एक समीकरण ये दिया हुआ है, 3 वेरिएबल का एक समीकरण ये दिया हुआ है, और जो ये पूछा जा रहा है ये अलग से चीज पूछी जा रही है। तो 2 को हम कुछ भी मानते हैं, 2 को कुछ भी मानने पर तीसरा क्या होना चाहिए ये ध्यान दो। अब यहां पर मानने में दिक्कत ये होगी कि अगर हम 2 को कुछ भी मानते हैं तो यहां जब आप इसको मैच कराएंगे ना, तो मैच कराने में आपको दिक्कत आएगी। इसमें कराने में, मैच कराने में दिक्कत आएगी। मान लीजिए हम बी और सी को 0 मान लेते तो ए का मान 6 हो जाएगा, जब यहाँ ए रखोगे तो 36 बनेगा। फिर आप बोलोगे मैच नहीं हो रहा है, तो वो मैच कराने पर जो संख्याएं आपको लेनी पड़ेंगी, ए बी या सी को या 2 वेरिएबल को कुछ मानने में जो संख्याएं लेनी पड़ेंगी ना, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसलिए आप कर सकते हो वैसे, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। नहीं तो सजेशन मेरा ये है कि ऐसे सवाल अगर आपके पास आते हैं और आपको फॉर्मूला याद है तो आप इससे कर लीजिए, ये ज्यादा सरल होगा। और बाई चांस अगर फॉर्मूला नहीं है तो फिर समय दीजिए, क्योंकि एक सवाल आपके लिए स्कोर बढ़ाने का काम करते ही करता है कि नहीं। चलिए जी, सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ लीजिए, बताइए आंसर। 11 संख्याओं का माध्य 44 है, पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी। एवरेज का क्वेश्चन, ओवरलैपिंग का केस। यहां पर जो केस है ये कौन सा केस है, ओवरलैपिंग वाला केस है ना। ओवरलैपिंग का केस आपने तो पढ़ा होगा ना, एवरेज में ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। मैं फिर से वही कहूंगा तो आप लोग कहोगे कि यार क्या है। आप एनटीपीसी के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके या डायरेक्ट एप्लीकेशन पर, सिर्फ 99 रुपीज में। अगर ये चीजें आपने नहीं पढ़ी और इनको करने का तरीका आपको नहीं पता। ओवरलैपिंग का मतलब होता है
कि जब तोड़कर दी हुई संख्याओं का जो योगफल होता है वो एक साथ दी हुई संख्याओं से ज्यादा होता है, वो ओवरलैपिंग का केस होता है। अब इसके सवाल को करना कैसे होता है ये समझिए, हालांकि इसका शॉर्ट ट्रिक का वीडियो भी मेरा पड़ा हुआ है। आप एक नजर पहले ऑप्शन पर डालिए, तो ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं इन सभी ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग है, दिख रहा है। अब हमें इकाई अंक पे ही गेम करना है। देखो ये जो हमारे पास 11 संख्याएं हैं जिनका माध्य हमारे पास 44 है, अगर इनका योगफल निकालूंगा तो इनका जो योगफल होगा उसका इकाई का जो अंक होगा वो 4 होना चाहिए। 11 चौको 44, 4 होगा, बोलोगे हाँ। यहाँ पर जो 6 संख्याएं हैं जिनका माध्य 39 दिया है, अगर इसका योगफल निकालेंगे तो इकाई अंक 4 होगा। और यहाँ पर अंतिम जो 6 संख्याएं हैं अगर इसकी हम योगफल निकालेंगे तो अंतिम इकाई अंक जो होगा वो 8 होगा। तो 6 + 6 12 संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो 12 संख्याओं को जोड़ने पर इनकी इकाई का जो अंक होगा 8 × 4 = 12 का मतलब 2 होगा। और 11 संख्याओं को जोड़ना पर 11 संख्याओं का जो कुल योग था उसमें इकाई का अंक कितना था 4, तो 2 में से 4 यानी एक हासिल लेके घटाओगे तो जो भी आंसर आएगा उसकी इकाई का अंक क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। और 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और यही हमारे पास छठवीं संख्या होगी 38। अब बताइए ऐसे करने होते हैं सवाल, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी है कि आप 11 × 44 लिख रहे हैं और फिर उसका गुणा कर रहे हैं, 6 × 39 लिख रहे हैं गुणा कर रहे हैं और 6 × 48 लिख रहे हैं गुणा कर रहे हैं, फिर इनको जोड़ रहे हैं, फिर इससे इसको घटा रहे हैं। ऐसे करेंगे तो फिर तो पेपर निकल चुका भाई। ये सारी चीजें सीखने के लिए ही मैं बार बार ये कह रहा हूं, अभी मौका है, जुड़ सकते हैं। अगला सवाल, इस दिए गए चित्र का अवलोकन करना है, मतलब इसको समझना है और इसमें समलंब चतुर्भुज जो PQRS हमारे पास दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बात को समझना जरा, ये जो हमारे पास समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है ये हमारे पास जो समलंब चतुर्भुज दिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें कि ये विकर्ण है उसका। तो ये 2 हिस्सों में बंटता दिखाई दे रहा है, एक हिस्सा ये वाला है, एक हिस्सा ये, सॉरी एक हिस्सा ये है। 90 डिग्री का हिसाब किताब लेकर ये अपने पास से चल रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा भाई, इसका कर्ण हमारे पास 15 है, ये लंब 9 है, तो 15 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर यानी 225 में से 81 घटा देंगे 144 आएगा। 9 12 15 की ट्रिपलेट बनती है, तो ये हिस्सा हमारे पास 12 हो जाए। सिंपल सी बात है, 12 हो गए, क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब अगर मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, अब मुझे अगर इस त्रिभुज का एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया निकालने के बाद चाहो तो दोनों को जोड़ दो, आसानी से उत्तर आ जाएगा, ठीक। या फिर आप ये सब ना करते हुए और थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। पूछिए कैसे भाई। इस समलंब चतुर्भुज को अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये समलंब चतुर्भुज ऐसे है, ये दिख रहा है यहां से यहां तक। इसमें समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग 1/2, समांतर भुजाओं का योग यानी 9 + 8 17, और गुणे में इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी निकाल चुके हो 12 लिख दोगे तो 2 से 12 कटेगा 6 बार और 17 × 6 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 102 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्या कहते हो, समझ में आ गई ना बात। अगला सवाल ये ले लो फिर इसी बात पर। x + 1/x का मान दिया है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो अभी ये बात अगर मैं आपको याद दिला दूं तो अगर x + 1/x का मान हमारे पास n है और हमको वैल्यू चाहिए x² + 1/x² की, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आपका जवाब होगा कि सर n² - 2 के बराबर होती है। यानी हमको सिर्फ एक काम करना है कि इसका वर्ग करके इसमें से 2 घटाना है, यही तो काम करना है। अब इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास 4 cos² थीटा आएगा और उसमें से 2 अगर हम घटाएंगे तो 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन मिलकर यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos² थीटा -1। 2 cos² थीटा -1 का मतलब ये sin 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 आगे बना रहेगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 थीटा का।
तो आप देखिए अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स क्वेश्चन है ये, है कि नहीं? ये क्वेश्चन अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स क्वेश्चन है। और अभी तक आपको ये देखने को मिला होगा कि कल की क्लास के 22 क्वेश्चन और आज की क्लास के 22 के बाद आगे के क्वेश्चन जब 36 तक हम लोग पहुंच गए तो कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिला होगा आपको कि एक जैसा मिल रहा है। मिला क्या? नहीं मिला ना। मैं कोशिश करता रहता हूं हमेशा आपको कुछ अच्छा देने की। चलिए जी, कह रहा 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही, अवरोही का मतलब बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है। इसमें जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? देखो कैसे करते हैं इस सवाल कि हमारे पास 3 अभाज्य संख्याएं हैं ए, बी और सी। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा, ये सबसे बड़ी होगी, सी सबसे छोटी होगी। ये 3 हमारे पास संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। अब इसमें पहली 2 का जो गुणनफल है यानी ए गुणे बी जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए गुणे बी जो है वो हमारे पास कितनी है? 323। और अंतिम 2 का गुणनफल यानी बी इंटू सी जो है वो हमारे पास कितनी दे रखी है? वो हमारे पास दे रखी है 221। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ऊपर भी बी है नीचे भी बी है तो बी कॉमन होगा। ये देख पाना कि इन संख्याओं में कॉमन क्या है सबसे बड़ी बात। अब इसके लिए आपको अगर विभाजकता के नियम याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इन दोनों का भाग विधि से क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, उसमें टाइम लगेगा। भाग विधि से क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन मैं आपको ये करने का सजेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, ये सजेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आपको विभाजकता के नियम याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि संख्या किससे कट, जैसे ये संख्या 17 से कट रही है और ये संख्या को देखेंगे तो ये भी 17 से कट रही है। ये संख्या क्या होगी? 17 गुणे 13। और इस संख्या को अगर देखेंगे तो ये संख्या क्या होगी? 17 9 यानी 19। तब दोनों में कॉमन नंबर हमको 17 तो दिखाई दे रहा है ना। सबसे बड़ा नंबर क्या दिखेगा? 19 अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा नंबर क्या दिखाई देगा? 13 अभाज्य संख्या। जिसमें पूछा था कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी तो जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 19 होगी। तो विभाजकता के नियम कहां कहां यूज होते हैं ये आपको समझ आ रहा है ना। और वो भी ऐसी विभाजकता के नियम जिसमें एकाधिका का इस्तेमाल होगा, जो कि मैंने नंबर सिस्टम में आपको बड़े विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। अब अगर आप इसी को भाग विधि से इसका एचसीएफ लेने की कोशिश करते तो बताइए समय लगता या नहीं लगता? खुद से बताओ, लगता ना थोड़ा सा। और वो मेरा सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट, मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी क्या होगी? कहने का मतलब ये है इस सवाल का कि हमारे पास मान लीजिए वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये है उसका मूल बिंदु ओरिजिन 0,0। इस मूल बिंदु से ये जो रेखा गई है, अब ये रेखा कहीं से भी जा सकती है, मैं सपोज कर ले रहा हूं ये रेखा है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y बराबर -6 या +6 बराबर 0। ये रेखा दी है। तो इस बिंदु से इस रेखा के बीच की दूरी निकालनी और ये दूरी लंबवत दूरी हो जाती है। तो किसी भी बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी निकालने का फॉर्मूला तो याद होगा ना आपको कि मान लीजिए ये कोई बिंदु है x, y और इस बिंदु से इस रेखा की अगर मुझे लंबवत दूरी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला पता होगा ना कि d बराबर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c1 बटे में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये याद तो होगा ना, है ना? याद है ना? तो अच्छी बात है। अब ये जो बिंदु है ना, यही x1 और y1 का काम करते हैं। तो यहां पर वो किसका काम करेंगे? 0,0 का। ठीक, यानी कि ये हमारे पास x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? y। तो अब हम मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 6 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 16 और b यानी कि 3 का स्क्वायर तो 9, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी ये दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6/5। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा 6/5, मतलब ऑप्शन नंबर डी जवाब। क्लियर है बात? ठीक है, अगला सवाल।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y प्लस 9 की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल दी है, वृत्त का समीकरण दिया। तो वृत्त का समीकरण दिया है, और अगर वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या कैसे निकलती है कि r बराबर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ऐसे निकलती है ना। जी क्या होता है, माइनस जी और माइनस एफ जो होते हैं ये वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होते हैं, या आप ऐसे कर सकते हो कि ये केंद्र के निर्देशांक है। तो जी का मान निकालना कैसे होता है उसको समझिए। जब कभी भी आपको डायरेक्टली जी निकालना हो तो x के गुणांक का आधा करके नेगेटिव लगा दो, माइनस लगा दो। x का गुणांक क्या था 7, इसका आधा करोगे तो 7/2 और माइनस लगा दो। f निकालना है तो y के गुणांक का आधा करके माइनस लगा दो। y का गुणांक 4 है, आधा करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। ये हमारे केंद्र के निर्देशांक। अब इसी का स्क्वायर करके यहां लिखना है, तो चलिए 7/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 49/4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और c का मतलब ये वाला हिस्सा, c का मतलब ये वाला हिस्सा। आप बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हिस्सा कितना है, 9 है, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो 4 चौको 16, 49 प्लस 16 65 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 65/4 और माइनस यहाँ हो गया 9, 9 चौको 36, 65 में से 36 माइनस करेंगे 29 बचेगा। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 29/4। 29 का वर्गमूल क्या आएगा, 29 का वर्गमूल रूट 29 से ही रहेगा। अब 4 का वर्गमूल नीचे 2 हो जाएगा, तो 29/2 आपका उत्तर हो जाएगा, रूट 29/2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सी स्क्वायर लिखा है, इसको सी कर लो, सी होगा, ठीक है। याद रखना इन चीजों को। अगला सवाल, एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो शेष दूरी के 5/7 के बराबर है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या थी। चलो दो चीजें समझते हैं। यहां पर मैंने कहा उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो d है, और उसकी जो चाल है उसको मैं बोल देता हूं s, ठीक। उसकी चाल को क्या बोला, s। 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 1 घंटे 20 मिनट के बाद वो ये देखता है कि उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, तो स्पीड से अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे 20 मिनट का मतलब 1 सही 1/3 घंटे, अगर देखें तो 4/3 घंटे जब चल लेता है, तो जो बची हुई दूरी है, जो बची हुई दूरी है वो शेष दूरी के, उसके द्वारा चली गई दूरी शेष दूरी के 5/7 के बराबर। मतलब ये जो दूरी तय की गई है ये शेष दूरी के, अब शेष दूरी कितनी होगी, शेष दूरी होगी 32 में से, जो टोटल 32 में से जब हम इसको घटा लेंगे 4s/3 को, तो ये दूरी शेष दूरी होगी। इतने समय में चली गई दूरी ये शेष दूरी के 5/7 के बराबर है, इस दूरी के 5/7 के बराबर है, ये बात। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 7 चौको 28/3 s के साथ। इधर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 32 पंचे 160, और माइनस में यहां पर हो जाएगा 20s/3। ये जब इधर आएगा तो हमारे पास 20 और 28 48 हो जाएगा, तो s × 48/3 हो जाएगा, और इधर बराबर रहेगा 160, इसके बराबर रहेगा 160। 16 तीजा 48, 16 तिहाई 48, 16 से कट गया 10 बार, 3 से 3 कट गया, s का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो जो गति थी s वो कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हो जाएगी उसकी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत हो सकती है इसमें, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
है ना, ये यहां पर आपको बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मजबूरी है। चलिए, ताश के पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक होना चाहिए। यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ते के फेस कार्ड। फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या होगी? देखो मेरी बात सुनो, एक गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं और उसमें 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाना है, तो 52C1, करेक्ट। अब इसमें से वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें एक फेस कार्ड हो, तो 52 पत्तों में टोटल 4 फेस कार्ड होते हैं। नहीं, फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है 52 पत्तों में? ये देखो, देखो 4 सूट होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है स्पेड, ऐसे करके बना होता है ना, ठीक, एक होता है हार्ट और एक होता है उल्टा हार्ट, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, इसको क्या कहते हैं ये हमें नहीं पता, ठीक। अब एक में 13 पत्ते होते हैं, एक सूट में 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, तो 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 यानी कि 52 पत्ते टोटल होते हैं। और एक सूट में अगर हम फेस कार्ड की बात करें कि एक सूट में 13 पत्तों में फेस कार्ड कितना होगा, तो उसको देख लीजिए। एक में राजा में फेस कार्ड होता है, रानी में फेस कार्ड होता है, और इनका जो गुलाम होता है उसमें फेस कार्ड होता है ना। तो एक उसमें कितने फेस कार्ड हो गए? 3 फेस कार्ड हो गए। कौन सा? राजा, रानी और गुलाम, यानी कि बादशाह, बेगम और गुलाम। तो यहाँ पे भी बादशाह, बेगम, गुलाम 3 फेस कार्ड होंगे, यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड होंगे और यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड होंगे, यानी टोटल फेस कार्ड हो गए 12। और 12 में से एक चुनना है, तो 12C1, करेक्ट। 12C1 का मान हो जाएगा 12 और 52C1 का मान हो जाएगा 52। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से 3 बार ये कट जाएगा, 4 से 13 बार ये कट जाएगा। तो जो प्रायिकता निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? 3/13 की प्रायिकता निकल कर आएगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, अगले सवाल पर कह रहा है कक्षा के एक समूह में 6 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 छात्र हिंदी बोल सकते हैं और 6 छात्र बंगाली बोल सकते हैं। कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता, मतलब इतने इतने लोग हैं यही बोल सकते हैं। कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं और एक छात्र तीनों भाषाएं बोल सकता है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? सुनिएगा, 6 छात्र अंग्रेजी बोलने वाले हो गए, ये इंग्लिश का सर्किल हो गया, 6 छात्रों का इंग्लिश वाला सर्किल हो गया, ये इंग्लिश बोलने वाले लोग। 15 छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ये हिंदी बोलने वाले लोगों का सर्किल हो गया, इसमें 15 छात्र हैं जो हिंदी बोलने को तैयार। और 6 छात्र ऐसे हैं, यहां पर छात्र होना चाहिए, खात्र नहीं। 6 छात्र ऐसे हैं जो बंगाली बोल सकते हैं, तो बंगाली बोलने वाले 6 छात्र हो गए, बी फॉर बंगाली, इसके 6 छात्र हैं जो बंगाली बोल सकते हैं। कोई और भाषा बोलने वाले लोग नहीं है। कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं और एक छात्र तीनों भाषाएं बोल सकता है। एक छात्र ऐसा है जो कॉमन है, तीनों भाषाएं बोल सकता है, तो बीच में आ जाएगा। अब 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं, कोई भी 2 छात्र हैं जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। अब 2 भाषाएं जो हैं वो बंगाली और हिंदी भी हो सकती है, वो इंग्लिश और बंगाली भी हो सकती है, और या फिर वो इंग्लिश और हिंदी भी हो सकती है ना। ये कह रहा है इफ 2 स्टूडेंट्स इन अ क्लास कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आप 2 भाषाएं कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने वो 2 छात्र ले लिए जो कि इंग्लिश और हिंदी कॉमन बोल रहे हैं, 2 छात्र, इनकी संख्या 2 है, जिसमें एक लिख चुके हो तो बचा एक, यानी एक छात्र, सिर्फ एक छात्र ऐसा होगा जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता। अब यहां पर हमसे जो पूछा गया है कि टोटल छात्र कितने हैं वो बताने। इस पूरे सर्किल का 6 का हिस्सा था जिसमें आप 2 लिख चुके हो, तो बचा ये 4, यानी सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले 4 होंगे।
15 में से 2 लिख चुके हो, यहाँ पे होगा 13। सिर्फ हिंदी बोलने वाले 13 होंगे, और 6 में से 1 लिख चुके हो तो यहाँ होगा 5। सिर्फ बंगाली बोलने वाले 5। टोटल छात्र कितने? 13, 5, 18, 18, 4, 22, 22 और 2, 24 छात्र होंगे टोटल। तो यही आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर टोटल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर टोटल छात्रों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 24 यानी कि 24 होगी। क्लियर है बात? ये एक मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन। आइए अगले सवाल पर। ये कह रहा है √2+1 का क्यूब इसके बराबर है, तो ए और बी के बीच में सही संबंध क्या होगा? इसका होल क्यूब जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2√2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी। ए बी का मतलब √2 इंटू 1, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी यानी कि √2+1, और ये बराबर होगा a प्लस बी √2 के बराबर। अब ये जो आप काम, ये जो यहां मैं लिख रहा हूं ना, ये आपको लिखना नहीं होगा। आपकी प्रैक्टिस, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतनी होनी चाहिए कि इस सवाल को ये बिना लिखे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हमको ए और बी के बीच में संबंध बताना था कि ए और बी के बीच में क्या संबंध होगा। उसके लिए ए और बी का जानना जरूरी है, तो ए और बी को जानने के लिए लिखना जरूरी नहीं है ना। अब देखो, बी जो भी होगा √2 के साथ होगा, ये हमें पता चल गया। एक √2 यहां से मिलेगा आपको, और एक √2 जब इसका गुणा आप यहां करोगे तब मिलेगा। तो 2√2 और 3√2 यहां मिलेगा, मिलकर 5√2 हो जाएगा। और बी √2 का मान अगर 5√2 के बराबर होगा तो बी का मान 5 होगा। लिखने की जरूरत नहीं थी। ए का मान जो कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है वहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, और 3√2 का जब गुणा हम √2 में करेंगे तो 6 यहां से मिलेगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 7। यानी ए बी से 2 यूनिट बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए बी से 2 यूनिट बड़ा है तो ऑप्शन बी अपना आंसर है। तो इसको लिखने की जरूरत मेरे ख्याल से तो फिर बननी नहीं चाहिए। सवाल नंबर 44, नेक्स्ट आइए। 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 रुपए का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? अब ये सवाल आप कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको देखो। देखो, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी टोटल 5 वस्तुओं में 2 वस्तुएं जो हैं उसको हम 2% की हानि पर बेच रहे हैं। 2 वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा गया। जो बची वस्तुएं हैं, शेष वस्तुएं कितनी बची होंगी? 3, उसको 4% के लाभ पर बेचा जा रहा है। टोटल वस्तुएं हैं 5, कुल मिलाकर लाभ 250 रुपए अर्जित होता है। अब जो लाभ 250 अर्जित हुआ है उसको समझो तो जरा। यहां पर हमारे पास माइनस का 4 आएगा और यहां पर हमारे पास आएगा +12, तो -4 और +12 का मतलब हो जाएगा +8, यानी 5 वस्तुओं पे टोटल लाभ हो रहा है 8%। 5 वस्तुओं पर टोटल लाभ हो रहा है 8% का, और जो टोटल लाभ है ना वो हमारे पास कितना है? 250 के बराबर। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास 8% का जो मान है वो 250 के बराबर है। दोनों ध्यान से समझो। 1% यानी 2 से अगर काटेंगे तो 4% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 125 हो जाएगी। तो इसको 100 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई होगा? 25 का। तो यहां पे भी कितने का मल्टीप्लाई होगा? 25 का। 125 गुणे 25, तो 625 ये हो जाएगा शायद। 625 गुणे 5, 3125 हो जाएगा। इसका गुणा करोगे तो 3125 आएगा। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ये 3125 का लाभ जो है वो एक वस्तु के लिए निकला, मतलब ये 3125 जो है वो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आया। 100% मतलब क्रय मूल्य हुआ, और उस 100% का मान आया हमारे पास 3125। ये आया एक वस्तु। और आपके पास टोटल कितनी वस्तुएं हैं? बोले सर 5 वस्तुएं हैं, तो इसमें 5 का गुणा, और 3125 गुणे जब 5 करोगे तो ये होता है 15,625 के बराबर। ये आपका आंसर बनेगा।
अब आप ये प्रश्न कैसे किए थे, कैसे नहीं किए थे, मुझे आइडिया नहीं है, या कैसे करते थे अभी तक, ये मुझे आइडिया नहीं। लेकिन ऐसे प्रश्नों का जो लाभ और हानि में होते हैं, अगर आप उसे ऐसे नहीं कर रहे हैं या आपने अभी तक ऐसे नहीं सीखा है, तो विश्वास मानिए कि आपने अभी तक बहुत कुछ मिस किया हुआ है, आपने अभी तक सही से चीजें पढ़ी नहीं है। और ये जितना लिख के कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, इतना मैंने बहुत बताई है। इतना लिखना नहीं होता है, जितना लिखा हुआ ना, इसका सिर्फ 20% लिखा जाता है। डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी, डायरेक्ट 2 दूनी 4 यानी -4 यहां दिमाग में बचा, 3 3 चौको 12 यानी +8, +8 का मान 250, +8 का मान 250, 100 का मान 3125, तो 5 का गुणा और, क्योंकि टोटल 5 वस्तुएं थी, 15,625। ऐसे सवाल होते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त जो योगफल है वो 2, 3, 5 और 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, और वो छोटी से छोटी संख्या के लिए ऑप्शन ये लिखे। देखो भैया ध्यान से सुनना, 1549 में जोड़ने पर किसी छोटी संख्या को, मान लीजिए x जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या है वो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। अब 5 से कटने का नियम क्या होता है, कौन समझ सकता है, कौन बता सकता है कि 5 से कटने वाला नियम क्या होता है? तो 5 से कटने का या 3 से कटने का नियम जिसे याद है भाई, 3 से कटने का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग, यानी सम ऑफ डिजिट जो है, अंकों का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। इस संख्या के अंकों का योग क्या है, तो आप बोलोगे इस संख्या के अंकों का योग 1 है। अब यहां पर मिनिमम वो क्या नंबर हो जिसे हम इसमें जोड़ें तो वो 3 से कट जाए, तो मिनिमम नंबर 2 होना चाहिए, यानी जो जोड़ी जाने वाली संख्या x है ना, उसके अंकों का योग 2 होना चाहिए। जिसमें मिले वो आपका आंसर, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, और 3 3 6 7 इसमें भी नहीं मिल रहा है। ये सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसका मतलब ये सारे ऑप्शन गड़बड़ दिए हैं 101%। अगर 5 का नियम लगाते तो इकाई की तरफ 0 या 5 होना चाहिए। इससे 0 या 5 होगा, नहीं होगा, इससे 0 या 5 होगा, नहीं होगा, इससे 0 या 5 होगा, नहीं होगा, इससे 0 या 5 होगा, नहीं होगा। 100% सारे ऑप्शन गड़बड़। ये टाइपिस्ट महाराज से, हमसे जो है उनसे ये गलती हुई होगी, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन में सारे ऑप्शन तो गड़बड़ नहीं हो सकते, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है, तो एग्जाम के क्वेश्चन में सारे ऑप्शन उनसे तो गड़बड़ नहीं होंगे। यहाँ पर हमारे टाइपिस्ट जी से कुछ शायद गड़बड़ हुई है, उन्होंने कुछ बहुत वो कर दिया है। मान लीजिए कि अगर हम इसको देख लेते, 0 होता है, यहाँ पर 0 ना होता तो हम क्या जोड़ते, फिर 21 जोड़ते, तब 21 जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा अवरोही क्रम में लिखा है? अवरोही क्रम का मतलब हो गया पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो क्या क्या भिन्न लिखी है? भिन्न लिखी है 11/13, 16/17, 6/7, 6/7, और सबसे आखिरी लिखी 5/6। और सबसे अच्छी चीज है कि सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी है, उचित भिन्न लिखी है, जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इन 3 भिन्नों में चेक करूंगा, तो इन 3 भिन्नों में इनके अंश और हर का अंतर जो है वो बराबर है, और ऐसी स्थिति में जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। यानी कि इन तीनों में अगर हम चेक करेंगे तो ये बड़ी होगी, ये ऐसे होगी, मतलब 16/17 6/7 से बड़ी होगी, और 6/7 5/6 से बड़ी होगी। पहले ये चेक करो कहाँ लिखा है, इसमें लिखा है 16/17 6/7 से बड़ी होगी, 5/6 से बड़ी होगी। 16/17 ये गलत हो गया, सबसे पहले बड़ी होनी चाहिए ना, फिर 16/17 ये गलत हो गया, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। इसमें सबसे बड़ी भिन्न तो 16/17 है। अब 16/17 और इसको अगर हम चेक करें तो हमारे पास 16/17 ही सबसे बड़ी होगी भाई। 17 × 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 187, और 16 गुणे ये करेंगे तो 16 × 48, और 160 का मतलब हो जाएगा 208। इन दोनों में ये बड़ी होगी।
सिंपल सी बात है, इन दोनों में बड़ी होगी तो सबसे बड़ी होगी 16/17। 16 ये दो ऑप्शन तो चले गए थे, 16/17 सबसे बड़ी किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये भी खत्म कर लीजिए। जरूरत नहीं है ना हमको सबको चेक करने की। अब हमें ये जरूरत नहीं है कि हम इसको चेक करें कि इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, या इसमें चेक करें कि कौन बड़ा कौन छोटा। हमारे पास क्रम तो दिया हुआ है ना, उसी क्रम से ही तो चलेंगे ना। कह रहा यदि a द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और 13 साइन a बराबर में 13 साइन a माइनस 12 बराबर 0 है, तो 5 साइन a प्लस 12 कॉस a प्लस 10 स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान क्या होगा? अच्छा, कह रहा a जो एंगल दिया है वो दूसरे चतुर्थांश में दिया है, तो ये केवल देखने सुनने के लिए ही नहीं दिया, इसका कोई ना कोई मतलब है। क्या मतलब है वो समझो। दूसरे चतुर्थांश में ऑल स्टूडेंट यानी साइन, और साइन का जो अपोजिट होता है कोसेक, यही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। यही त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं दूसरे चतुर्थांश में, है ना। साइन और कोसेक प्लस का होगा, बाकी जो आएगा वो सब माइनस है। यहां से अगर मैं साइन का मान निकालता हूं तो यहां से मेरे पास साइन का मान क्या आ जाएगा? साइन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 12/13, और साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो अगर मैं यहां से आधार यानी कि बेस निकालता हूं तो 13, 5 और 12 की ट्रिपलेट बनती है, तो यानी बेस अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास 5 आएगा। ये क्यों निकाल रहे हो सर? ये आगे काम आएगी। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उस पर काम करते हैं। जैसे 5 साइन ए दिया था, 5 साइन ए दिया था, तो 5 तो ये रहेगा। साइन ए का मान, क्योंकि ए दूसरे चतुर्थांश में है तो ये प्लस लिया जाएगा, और साइन ए का मान 12/13 है, प्लस 12 इंटू कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, 5/13। लेकिन दूसरे चतुर्थांश में होने के कारण ये माइनस में होगा। कॉस दूसरे में क्या होता है? माइनस में। माइनस का 5/13 समझते चलिएगा सब लोग। फिर ये प्लस साइन लगा था, प्लस लिख दिया। 10 क्या होता है? लंब बटे आधार, तो 5 बटे लंब बटे आधार 12/5 आएगा। लंब बटे आधार का मतलब 12/5। और वैसे भी एक चीज समझिए, सेक स्क्वायर माइनस ए जो होगा वो 10 स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर माइनस ए 10 स्क्वायर होता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आगे का टर्म तो 0 हो गया। और अगर हम इसको देखें तो ये जो हिस्सा लिखा है ये यहाँ पर माइनस में लिखा है और यहाँ पर प्लस में लिखा है, बस इतनी बात है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल हमारे पास 0 ही आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो बनेगा वो 0 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति में पूछा गया बढ़िया क्वेश्चन, जिसे कह सकते हो। क्लियर है मेरी बात? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। डीआई कह रहा 2001 से 2006 तक की अवधि के दौरान एक कंपनी के लाभ और व्यय को दर्शाने वाले ग्राफ का अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें दिए गए वर्षों के औसत लाभ से अधिक लाभ हुआ है। उसमें आपको उसकी संख्या को बताना है, ठीक है। जिनमें दिए गए वर्षों के औसत लाभ से अधिक लाभ हुआ, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आपको मिलेगी। और अगर डेटा ऐसा दिया हो तो कोई कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। जैसे नीली वाली जो बिल्डिंग है वो प्रॉफिट को दिखा रही है और ये वाली एक्सपेंसेस को दिखा रही है, खर्च और लाभ दिख रहा है, ठीक है। जहां पर खर्च से ज्यादा लाभ हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। दिए गए वर्षों के औसत लाभ से अधिक लाभ हुआ है, तो औसत लाभ निकाल लेते हैं पहले। 45 प्लस 35 80, 80 प्लस 65 अगर हम जोड़ेंगे, 65 प्लस 70 को अगर हम 65 और 75 को जोड़ेंगे तो 7 6 13, 140 और 80 220 और अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 8 17 और 1 18, तो 220 प्लस 180
ये हो गया अपने पास 400, और ऐसा 6 वर्षों के दौरान हुआ था, तो 400/6, तो ये हमारा औसत लाभ निकल आएगा। तो 400/6 का मतलब हो गया 6 चरण 36, 66 सही 2/3, यानी इससे ज्यादा लाभ होना चाहिए। अब इससे ज्यादा लाभ जहां पर जिस बिल्डिंग में इससे ज्यादा लाभ हो वो आपको देखनी है। तो एक 75 मिलेगा, एक 85 मिलेगा और 95 मिलेगा, यानी 3 वर्ष ऐसे हैं, कौन कौन से, 2004, 5 और 6, जहां सभी के औसत लाभ से ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। तो 3 वर्ष ऐसे हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये ऐसा सवाल था, सरल था, और इससे ज्यादा कठिन डीआई आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। अगला सवाल, एक बहुपद दिया है, इसके मूलों के वर्गों का योग दिया है, तो के का मान आपसे पूछ रहा है। मूलों के वर्ग, मान लीजिए कि ये जो द्विघात समीकरण हमारे पास दिया है, द्विघात की आइडेंटिटी दी है, इसके मूल अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा के स्क्वायर का जो योग है वो हमारे पास 34 दिया है। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, और ये हमारे पास 34 के बराबर में दिया हुआ है, 34 के इक्विवेलेंट दिया हुआ। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? मूलों का योग क्या होता है? -b/a, यानी -8 आ जाएगा, और -8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब मूलों का गुणनफल, तो c/a यानी कि 15 × k बराबर में 34। इसको इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ हमारे पास 64 में से 34 खत्म होगा, 30 बचेगा, और यहाँ हमारे पास 30 के आ जाएगा। 30 से 30 जब कैंसिल होगा तो के का मान अपने पास क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। और यही हमसे पूछा था कि जो के की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, तो आपका जवाब होगा सर ये तो 1 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको इसको चेक करना है कि ये ऐसा होगा कि नहीं, तो मान लो के के बराबर हम 1 रख लेते हैं, तो समीकरण अपने पास क्या बन जाएगा? x² प्लस 8x और प्लस 15 बराबर 0, करेक्ट? ये समीकरण बन जाएगा द्विघात। अब इसके रूट निकालने हैं, तो एक रूट क्या आ जाएगा? दोनों रूट अगर हम देखते हैं तो दोनों माइनस में होंगे, गुणा करके 15 मिलना चाहिए, जोड़कर 8, तो एक होगा -5 और एक होगा -3। ये 2 रूट हो गए, मतलब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब इनके वर्गों का योग अगर 34 के बराबर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। -5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 25 और 9 मिलकर हो गया 34, यानी हमारा जो आंसर निकला था, अगर वेरीफाई करना चाहो, जरूरत वैसे नहीं थी, तो भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ सर अब बिल्कुल मामला सटीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 50, ये क्या लिखा हुआ है यार? यहां पर ये जो है वैल्यू ये लिखी है 14 सेंटीमीटर, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और ये जो वैल्यू लिखी है ये 10 सेंटीमीटर लिखी है। कितने लिखी है? 10 सेंटीमीटर। अब सवाल हमसे ये कह रहा है, अर्धवृत्त खींचा गया है और इसमें जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आयत के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस नीचे वाले हिस्से का क्षेत्र घटा देता हूं तो हमारे पास जो छायांकित भाग है इसका एरिया आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 140, और माइनस नीचे जो क्षेत्र बन रहा है ये अर्धवृत्त बन रहा है, जिसमें ये भुजा कितनी होगी? 14 के बराबर होगी, यानी अर्धवृत्त का व्यास 14 होगा तो त्रिज्या 7 होगी। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2, पाई का मतलब 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब 49, 7 का स्क्वायर 49, बस इतना काम है। तो 2 से ये कट गया 11 बार और ये हो गया 7 बार, तो 11 7 77 माइनस करना है। 140 में 77 माइनस करेंगे तो 63 जो होगा वो अपने प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 140 में अगर हम 77 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो छायांकित भाग अपने पास दिया हुआ शेडेड रीजन है उसका क्षेत्रफल कितना बन जाएगा? 63 बन जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट।
आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिया हुआ है, मतलब ये पहले से ही आरोही क्रम में लगे हुए हैं और इसकी माध्यिका दी है 10। तो टोटल पदों की संख्या गिन लीजिए, 3 4 5 6 7 8 पद, 8 पद है। तो जो हमारे पास चौथा और पांचवा पद होगा उनके योगफल का आधा ही माध्यिका होगी। चौथा पद है 2p+3 और पांचवा पद है 3p+2। माध्यिका कितनी दी है? 10। इनका अगर हम योगफल निकालेंगे तो 5p+5 हो जाएगा, जिसमें से 5 आप कॉमन ले सकते हो तो p+1 आ जाएगा और बटे में क्या होगा? 2 होगा, है ना। तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा लेंगे तो p का मान अपने पास एक सीधी सिंपल लाइन में आ जाएगा 3। अब इसके लिए आप अगर बहुत सारे स्टेप लिखते हो कि पहले पदों की संख्या गिनो फिर उसका फॉर्मूला लिखो तब उसको सॉल्व करो 2-3 स्टेप में, तो फिर मामला बेकार होगा ना। इतना समय आपको एग्जाम में नहीं मिलता है और कम समय में सवाल को सही करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लियरिटी। इसके अलावा आप सोचो कोई दूसरा तरीका होता तो भाई साहब नहीं होता है। 52वां सवाल, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त 1 से 100 तक अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 51 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, कुछ और डाटा है जो महत्वपूर्ण है वो भी लिख लीजिएगा कि जो 2 होता है वो एकमात्र यानी ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। ओनली इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है। इसके 2 के अलावा दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सब की सब विषम होंगी। ये केवल सम संख्या होती है लेकिन प्राइम होती है। अब आपको एक नंबर में फोन नंबर 10 अंकों का लिख दे रहा हूं, 44 22 32 23 21। ये 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं को दर्शाएगा। बोले सर कैसे? 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होंगी, 11 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होंगी, 21 से 30 में 2 होंगी, 31 से 40 में 2 होंगी, 41 से 50 में 3 होंगी, 51 से 60 में 2 होंगी, 61 से 70 के बीच में 2 होंगी, 81 से लेकर 90 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं होंगी, सॉरी 71 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं होंगी, 81 से 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होंगी और 91 से 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या होगी। तो इस फोन नंबर को याद रखिए। तो अब आपसे पूछा था 20 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 20 तक में सिर्फ 2 रो काउंट होंगे, तो 4 और 4 8 अभाज्य संख्याएं होती। कोई पूछ ले कि कौन कौन सी, अगर कभी जरूरत पड़ जाती जैसे बोल देता है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं के जितनी भी है उनका योगफल बताइए, तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19 ये 8 संख्याएं होती हैं अभाज्य। ठीक है, तो ये आज के आपके 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट का इंतजार मैं जरूर करूंगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा। और मेरे प्यारे दोस्त अभी भी मैं आप सभी से कह रहा हूं कि मौका है, सभी लोग जितने भी लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो वो इस 99 रुपीज बैच में 2 साल की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स के लिए इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो, जो हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगा, मैथ बाय अनुराग दीक्षित पर मिलेगा, पीडीएफ के साथ मिलेगा। ठीक है, 2 साल की कंप्लीट वैलिडिटी के साथ। ये सपोर्ट का नंबर है, आप सपोर्ट के नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। बैच कल से शुरू हुआ है यानी 5 तारीख से शुरू हुआ है, तो फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को एक प्रारूप दीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।